मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उस महाकवि का अध्ययन करेंगे जो इस संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जो इस संस्कृत साहित्य के प्राण हैं। ऐसे महाकवि जो है उसका नाम है वो है कालिदास। कालिदास का हम संक्षेप में जो है परिचय और उसके महत्व का हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। संस्कृत महाकाव्यों के रचयिताओं में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य एवं भारतीय प्राचीन एवं नवीन विद्वानों की दृष्टि में कालिदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें संस्कृत कवियों में निर्विवाद रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनका काव्य क्षेत्र व्यापक है। वे न केवल एक सफल काव्यकार हैं, अपितु वे सर्वोत्कृष्ट नाटककार एवं गीति काव्य के प्रणेता भी हैं। उनकी ये बहुमुखी प्रतिभा संस्कृत के अन्य काव्यों की अपेक्षा उनके वैशिष्ट्य प्रतिपादन में जो विशेष सहायक होती है। महाकवि जो बहुभूति हैं, यदि वो सफल नाटककार हैं तो उन्होंने किसी महाकाव्य का प्रणयन क्यों नहीं किया। श्रीहर्ष, माघ यदि उत्कृष्ट महाकाव्यों के प्रणेता हैं तो नाटकों की रचना करके उन्होंने अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन नहीं किया है। सरस भावों के जो शिल्पी जयदेव की काव्य प्रतिभा वो गीति काव्य के संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। महाकवि कालिदास अपनी काव्य कला, रस व्यंजना एवं मौलिक उद्भावना शक्ति के बल पर संस्कृत के सब कवियों से आगे बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप सभी पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने कालिदास को एक स्वर में संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया है। किंतु इस सर्वविख्यात महाकवि के जीवन, स्थिति काल एवं निवास स्थान आदि के संबंध में प्रामाणिक दृष्टि से हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अपनी कृतियों में भी कहीं कोई संकेत नहीं किया है। अत्यंत विनय में निष्प्रह होने के कारण उन्होंने स्वरचित नाटकों में पुरानी परिपाटी का अनुसरण कर मात्र अपना नाम निर्देश भर दिया है, केवल अपना नाम दिया है। काव्य में तो उन्होंने अपने नाम का उल्लेख भी नहीं किया है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय बात है कि संस्कृत भाषा के कवियों के लिए कोई नवीन बात नहीं है। कविता कामिनी के हास महाकवि भास, काव्य कला मर्मज्ञ बहुभूति, संस्कृत की क्रांतिकारी कवि शूद्रक आदि महाकवियों ने भी अपने तथा अपने जो आश्रयदाता हैं उनके विषय में कुछ भी निर्देश नहीं किया है। उन्होंने कहीं अपने जीवन वृत्तांत के बारे में, समय के बारे में या किसी राजा के आश्रय के बारे में कहीं नहीं उल्लेख किया है। इन महाकवियों ने अपनी दैशिक एवं कालिक परिधि के उल्लेख की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। इन सब का उल्लेख उनकी दृष्टि में महत्व नहीं रखता था। वो केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से ही पहचाने जाने को उत्सुक थे। इसे वे अहम का प्रकाशन समझते थे। वस्तुतः वे सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक थे। इसी का परिणाम है कि जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों से गिरे कालिदास के जो व्यक्तित्व के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ भी कह सकना बड़ा ही कठिन काम है। प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में विद्वानों ने इनके जीवन व स्थिति काल के संदर्भ में अनुमानों का सहारा लिया। केवल अनुमान भर लगाया जा सकता है। इनके स्थिति काल के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कोई उन्हें ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मानते हैं तो कोई छठी शताब्दी का। जनश्रुति के आधार पर इन्हें जन्म से मूर्ख बताया गया है। कुछ जनश्रुतियाँ उनकी विलक्षण जो कवित्व शक्ति की ओर संकेत करती हैं, तो किन्हीं के अनुसार वे विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक बताए गए हैं। ये जो बात करके उनके जन्मस्थान के विषय में ये बात उनके जन्मस्थान के विषय में हमने पढ़ी। बंगाल, कश्मीर, आम्रकूट, मालवदेश से उज्जैनी के नाम उनकी जन्मभूमि के संबंध में लिए जाते हैं। प्रचलित जनश्रुतियों एवं प्रमाणों के आधार पर जो उनकी शिक्षा, दीक्षा, वंश, परिवार के संबंध में कोई भी विशेष तथ्य प्रकाश में नहीं आते, फिर भी इन सभी पहलुओं पर अद्यावधि जो विद्वान हैं, विद्वानों द्वारा जो भी विचार मंथन के सार निकाला गया है उसे हम यहाँ संक्षेप में
जो है प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अब हम महाकवि कालिदास की स्थिति काल के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। महाकवि कालिदास के प्रामाणिक जीवन के अभाव में विभिन्न मतों की जो उद्भावना है वो विभिन्न विद्वानों ने जो किया है वो केवल साक्ष्यों के आधार पर ही है। उन मतों को हम संक्षेप में यहाँ आपके सामने उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय परंपरा कालिदास को उज्जैनी के राजा शकारी विक्रमादित्य की राज्यसभा में 57 ईस्वी पूर्व में स्वीकार करती है। ये भारतीय परंपरा है। उज्जैनी के राजा जो शकारी हुए वो विक्रमादित्य की राज्यसभा में 57 ईस्वी पूर्व स्वीकार करती है। प्रोफेसर वेबर, मोनियर, विलियम्स तथा C.S. टाव ने कालिदास का समय 4th शताब्दी स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वान है। लेसन जो है कालिदास के समय को 3य शताब्दी में मानते हैं। ये भी पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। कीथ तथा मैकडोनल्ड कालिदास को 5वीं शती चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समसामयिक स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वान है। फर्ग्यूसन के मतानुसार कालिदास का समय 6ठी शताब्दी है तथा हर्नली भी इसी मत के समर्थक माने जाते हैं, वो भी इसी मत के समर्थक हैं। कतिपय विद्वान बल्लाल पंडित के भोज प्रबंध के साक्ष्य के आधार पर कालिदास को 11वीं शताब्दी में धारा नरेश राजा भोज 1018-1060 की राज्यसभा का कवि मानते हैं। उक्त मतों में से केवल 2 मत ही अधिक सारगर्भित एवं तर्क संगत प्रतीत होते हैं। इन्हीं 2 मतों को अधिकांश समीक्षकों एवं विद्वानों द्वारा बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया है। ये जो मत है वो इस प्रकार है। पहला जो मत है वो 1st शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत है, तो दूसरा मत है 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व गुप्तकालीन ये मत है। अन्य बातों पर विवादग्रस्त होते हुए भी महाकवि कालिदास के स्थितिकाल की पूर्वोत्तर सीमाओं के विषय में प्राय सभी एक मत है कि बाद में वो अंतिम समय उनका क्या रहा होगा। इसकी पूर्व सीमा ईसा के लगभग 150 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है, क्योंकि यही समय कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक के नायक मौर्य वंशोच्छेदक शुंग वंशीय पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के राजत्व काल को ऐतिहासिक लोगों ने माना है। अतः महाकवि कालिदास का समय अग्निमित्र 150 ईस्वी पूर्व का नहीं हो सकता। यह तो ही हमारी पूर्ववर्ती सीमा। अब उत्तरवर्ती सीमा को देखिए। कालिदास के नाम का जो स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कन्नौज अधिपति सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पूर्व के आश्रित कवि बाणभट्ट द्वारा विरचित हर्षचरित की प्रस्तावना में किया गया है। कैसे? श्लोक है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंदिरिस्व जायते। इसी प्रकार सम्राट पुलकेशी द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी में अपनी तुलना कालिदास तथा भारवी से इन शब्दों में की है। 634 ईस्वी में स विजेताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति ही। ये दोनों ही उल्लेख ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। इस प्रकार उपर्युक्त जो उदाहरण हैं जो हमने बताए हैं, उन उदाहरणों से कालिदास के काल निर्णय के विषय में इतना तो ये निष्कर्ष निकल सकता है कि कालिदास 7वीं शताब्दी के पश्चात नहीं हुए। इस प्रकार कालिदास का काल ईसा पूर्व 150 ईस्वी के बाद तथा 7वीं शताब्दी के पूर्व माना जा सकता है। इसमें सभी विद्वान एक मत में। अब हम प्रथम मत के ईसा पूर्व जो 1st शताब्दी का मत है उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये जो ईसा पूर्व 1st शताब्दी का जो मत है ये जो है भारतीय परंपरागत मत है। जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियों के आधार पर ये भारतीय परंपरा कालिदास को शक राजाओं को परास्त करके शकारी की उपाधि धारण करने वाले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समकालीन स्वीकार करती है। इस भारतीय परंपरा के अनुसार ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व अपना विक्रम संवत चलाया था।
इस राजा की सभा के 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे। अतः कालिदास का समय 57 ईस्वी पूर्व का है। यह परंपरा ज्योतिर्विदाभरण के निम्न पद्य पर आश्रित है। एक पद्य है जिस पर यह आश्रित है, यह मत है 57 ईस्वी पूर्व का। वह है धन्वंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट्ट कर पर कालिदास है। ख्यातो वरह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य है। ये जो है इस पे आधारित है, यहाँ इसका उल्लेख किया गया है। सर विलियम्स जोन्स भी भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्वीकार करते हैं। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व में शकों को परास्त किया था। विक्रम संवत का ईस्वी पूर्व 57 से प्रारंभ होना ही इस मत के पोषकों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बना है। ये लोग विक्रमादित्य को ईस्वी पूर्व प्रथम शतक के रूप में रखने के लिए अपने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वो ये इस प्रकार हैं। सोमदेव के कथा सरित सागर में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। कथा सरित सागर गुणाढ्य रचित बृहद कथा पर आधारित है। गुणाढ्य का काल लगभग 78 ईस्वी पूर्व है। इस मत के समर्थक लोगों का कथन है कि प्रथम शताब्दी में रचित बृहद कथा तथा उसके आधार पर निर्मित ग्रंथ कथा सरित सागर ऐतिहासिक सामग्री के विषय में ये प्रमाणिक है। कथा सरित सागर के अनुसार विक्रमादित्य उज्जैनी के परमारवंशी महेंद्रादित्य का पुत्र था। उसने शकों को परास्त किया था तथा इस महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में उसने अपने नाम से विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। दूसरा जो मत है इसके समर्थन वो यह है, सातवान राजा हाल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपना जो ग्रंथ है गाथा सप्तशती में विक्रमादित्य का उल्लेख किया है। तीसरा जो मत है वो यह है, परमारवंशी राजा महेंद्रादित्य के पुत्र तथा उज्जैन के प्रसिद्ध शासक की ही यह मूल विक्रमादित्य थे, जिनके आश्रय में रहकर कालिदास ने अपने काव्य जो कौमुदी है उसका शीतलालोक भूमंडल पर विकीर्ण किया। इन्हीं विक्रमादित्य की गुण ग्राहकता, विद्वता, दानशीलता, वीरता आदि के संबंध में जनश्रुतियां हमें प्राय सर्वत्र सुनने को मिलती हैं। इन्होंने ही मालव संवत अथवा विक्रम संवत चलाया था। यह परमारवंशी राजा विक्रमादित्य शकों को पराजित करने के कारण शकारी कहलाए। अभिनंद ने अपने ग्रंथ रामचरित के मंगलाचरण में इस बात का उल्लेख किया है कि कालिदास को शकारी द्वारा यश प्राप्त हुआ था। ख्यातिम वर कामपि कालिदास सकृतयो नीति शकरार्थिनः। निसंदेह जो कालिदास हैं वो कालिदास के आश्रयदाता ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में स्थित थे। ऐसी जो है इस मत के समर्थकों की मान्यता है। अब हम बाह्य साक्ष्यों के आधार पर अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि बाह्य साक्ष्यों के अतिरिक्त अंतः साक्ष्यों के आधार पर भी इस मत की पुष्टि की गई है। इस संबंध में जो मुख्य प्रमाण उपस्थित किया गया है वो यह इस प्रकार है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो छठा अंक है, षष्ठ अंक में श्रेष्ठी धनमित्र नौका दुर्घटना में निसंतान मर जाता है। उस संबंध में मंत्री राजा को भी सूचना देता है। उसे स्पष्ट है कि उस समय निसंतान व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार उसकी स्त्री को नहीं था। इसी अंक के प्रवेशक से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। विद्वानों का तरक्की की ये नियम उस काल में मनु, वशिष्ठ तथा आपस्तंभ के स्मृति नियमों का विशेष प्रचलन सूचित करते हैं। परवर्ती बृहस्पति स्मृति में भी नियमों की इतनी कठोरता नहीं पाई जाती है। इन प्रमाणों के आधार पर इस मत के समर्थकों की मान्यता है कि कालिदास की स्थिति ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में ही मानी जाए। दूसरा जो वही साक्ष्य वो इस प्रकार है, विक्रमोर्वशीय नामकरण द्वारा कवि अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य की ओर ही संकेत करते हैं। तीसरा जो मत है वो है इसी संबंध में, इंद्र शब्द के पर्यायवाची के रूप में प्राय महेंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है।
जिससे कवि का अभिप्राय संभवतः अपने आश्रयदाता मेनरादित्य का उल्लेख करना ही रहा होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। कालिदास के काव्यों की भाषा अपेक्षाकृत सरल एवं शैली सुबोध है। समास जो है वो समास प्रधान ध्रुव शैली का प्रचलन ये बाद में हुआ है। भाषा एवं शैली के विषय में कालिदास जो है वाल्मीकि के समीप ही ठहरते हैं, अतः उनका स्थिति काल ईसु पूर्व प्रथम शताब्दी रखना ये समीचीन होगा। पांचवा जो मत है वो है बौद्ध महाकवि अश्वघोष का समय प्राय निश्चित है। वे कनिष्क के शासन में थे। कनिष्क का समय 78 ईस्वी पूर्व माना गया है। उधर कालिदास का प्रभाव, उधर जो कनिष्क का समय 78 ईस्वी माना गया और उधर कालिदास का प्रभाव अश्वघोष पर स्पष्ट है। कालिदास के काव्यों और अश्वघोष के बुद्धचरित नामक जो काव्य हैं वो जो अधिक साम्य है। कथानक की दृष्टि से कथानक की जो सृष्टि है एवं विकास है, वर्णन शैली है, अलंकारों का प्रयोग है, छंदों का चुनाव है तथा शब्द विन्यास आदि में भी दोनों काव्यकारों में से एक दूसरे से अत्यंत प्रभावित हैं। इस आधार पर विद्वानों ने जो कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना है। इस मत को जो है जो भी अभी हम इस मत की समीक्षा कर रहे हैं, जो विद्वान एवं समीक्षक इस मत को नहीं मानते उनका कथन है कि यह मत भ्रामक है। कैसे? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ था। इसका प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस राजा के पूर्ववर्ती अशोक आदि के शिलालेख आदि प्राप्त होते हैं, परंतु ईसा पूर्व किसी विक्रमादित्य की मुद्रा, प्रस्तर, प्रशस्ति आदि कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला। दूसरा जो मत है वो ये है, जो हम जो समीक्षा कर रहे हैं उसके अंतर्गत कथा सरित सागर कहाँ तक गुणाढ्य की वृहत कथा का सही प्रतिनिधित्व करती है, यह कहना बड़ा ही कठिन काम है। कथा सरित सागर स्वयं अप्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें उत्तरकालीन कथाओं का समावेश है। गाथा सप्तशती का उल्लेख बहुत ही प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। गाथा सप्तशती का वर्तमान स्वरूप केवल प्रथम शती का नहीं है, क्योंकि उसमें चौथी पांचवी शती के कवि राजा प्रवरसेन और 8वीं शती के कवि वाकपति राज आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने भी उक्त मत का विरोध किया है। उनका कथन है कि यदि विक्रम संवत का प्रवर्तक कोई विक्रमादित्य ईस्वी पूर्व में हुआ होता तो उसका नाम शीघ्र ही इस समझ से जुड़ गया होता, किंतु तथ्य कुछ और ही है। विक्रम काल का यह सामासिक पद एक खास संवत के अर्थ में सर्वप्रथम ईसा की 9वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुआ, किंतु यहाँ विक्रम शब्द विक्रमादित्य राजा का ही बोधक है, इसमें विद्वत वर्ग को संदेह है। अमित मति के सुभाषित रत्न संदोह में विक्रम शब्द विक्रमादित्य राजा के अर्थ में पहले निसंदेह रूप में प्रयुक्त हुए हैं। सुभाषित रत्न संदोह की रचना विक्रम संवत 1050 में की गई है। अतः जो लोग ये मानते कि संप्रति प्रचलित विक्रम संवत ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य के द्वारा चला गया है तथा निरंतर चला आ रहा है, उनका मत प्रमाणिक नहीं है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक विक्रम संवत का उल्लेख न मिलना निश्चय ही उक्त मत को मानने वालों के लिए व्यवधान है, एक रुकावट है। पांचवा जो तर्क है वो ये है कि एक अन्य तर्क जो उक्त मत के खंडन में दिया गया है, वो दिया जाता है अक्सर, वह यह कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रहे तो वे शकों के अवश्य परिचित होते और शकों के इस रोमांचक आक्रमण का वर्णन ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ गार्गी संहिता के युग पुराण में मिलता है। इतिहासकारों ने गार्गी संहिता का काल अधिक से अधिक ईसा की 2री शताब्दी के पूर्व ही माना है। कालिदास ने अपनी कृतियों में कहीं भी शकों का उल्लेख नहीं किया है। यदि वे 1ली शताब्दी में हुए होते तो निश्चय ही शकों के उस आक्रमण को जानते जिसका वर्णन युग पुराण में है। छठा जो तर्क है वो है
इसी प्रकार जनश्रुतियों के आधार पर कालिदास का समय प्रथम शताब्दी केवल जनश्रुतियों के आधार पर प्रथम शताब्दी नहीं माना जा सकता। जनश्रुतियां अनेक से ब्राह्मण की भी होती हैं। श्लोक के अंतर्गत विक्रमादित्य के जिन जो नवरत्न हैं उन नवरत्नों के नाम परिगणित कराए गए हैं वे सभी समकालीन नहीं हैं। इनमें वराहमिहिर का समय 6वीं शताब्दी ईस्वी है और अमरकोश रचयिता अमर सिंह का समय 414 ईस्वी से 462 ईस्वी के मध्य माना जाता है। फिर ऐसी भ्रामक जनश्रुति के आधार पर कालिदास का समय प्रथम शताब्दी सिद्ध कर देना कहाँ तक उचित है, न्याय संगत है। अंतः साक्ष्यों की भी इस मत को न मानने वाले विद्वानों ने आलोचना की है। उनका मत है कि वे सब प्रमाण भी परीक्षण की कसौटी पर खरे एवं निष्पक्ष नहीं सिद्ध होते। विक्रमोस वर्षीय नाम तथा विक्रम शब्द का बहुशः प्रयोग केवल प्रथम शती ईस्वी पूर्व के विक्रमादित्य का सूचक क्यों मान लिया जाए? ये प्रयोग तो किसी भी विक्रमादित्य से संबंध हो सकते हैं। विक्रम शब्द का प्रयोग कालिदास ने सर्वप्रथम पराक्रम अर्थ में किया है। किसी भी स्थल विक्रम शब्द से कोई अन्य संकेत प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है अश्वघोष एवं कालिदास के काव्य में कई स्थलों पर अद्भुत साम्य अवश्य में है, किंतु वहां भी कालिदास पर अश्वघोष का ऋण मानना अधिक उचित है। इन विद्वानों ने कालिदास को अश्वघोष से परवर्ती माना है। ये हमारा जो है ये प्रथम शताब्दी का मत है। अब हम अग्रिम कक्षा में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार जो है वो धन्यवाद।